मैं हर किसी के सीक्रेट्स और डिजायर्स देख सकता हूँ। उदाहरण के लिए हमारी क्लास का सबसे गरीब स्टूडेंट असल में एक मल्टी मिलियनर फैमिली का खोया हुआ इकलौता बेटा है। और वही आर्ट का प्रोफेसर जो बाहर से एक जेंटलमैन लगता है, वो सीक्रेटली बहुत सारी फीमेल स्टूडेंट्स को सेड्यूस करता है। लेकिन जिस चीज ने मुझे सच में सरप्राइज किया वो हमारी स्कूल की वो कोल्ड और डिस्टेंट ब्यूटी क्वीन थी। 3 दिन पहले डांस खत्म करके जब वो मेरे सामने से गुजरी तो उसके सिर के ऊपर तुरंत एक सीरीज ऑफ इंफॉर्मेशन अपीयर हो गई। पहला, एक छोटा पपी अडॉप्ट करना। दूसरा, अपने डॉर्म से मूव करना। तीसरा, एक ऐसे आदमी को ढूंढना जो एब्सोल्युटली सीक्रेट रख सके और उसके साथ एक स्टेबल और सीक्रेट रिलेशनशिप बना सके। चौथा, खुद को एक बार कंप्लीटली ड्रंक होने देना। पांचवा, आज रात डॉर्म वापस नहीं जाना। ये देखते ही मेरे दिमाग में एक क्लिक हुआ और मैंने अचानक उससे पूछ लिया, मुझे यहाँ पास में एक बार पता है, तुम एक ड्रिंक पीना चाहोगी? वो लुक किंगसू थोड़ी सरप्राइज होकर अपना सिर झुका देती है। उस समय उस कॉरिडोर की एब्सोल्यूट साइलेंस में मुझे ऑलमोस्ट अपना ही हार्ट बीट सुनाई दे रहा था। फिर मैंने देखा कि लुक किंगसू की डिजायर लिस्ट में जो 2 चीजें नीचे थीं, ड्रंक होना और डॉर्म वापस ना जाना, वो तुरंत फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पर आ गई। तभी उसने अपनी आंखें थोड़ी स्क्विंट की और हल्की स्माइल के साथ मुझसे धीरे से कहा, ठीक है। उस पल मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये सब रियल लग रहा है। फिर मैं उसे नाइट कलर बार में ले गया। हालांकि रात बहुत देर हो चुकी थी, फिर भी वहां अभी भी क्राउड और नॉइज थी। मैंने कुछ ड्रिंक्स ऑर्डर किए और हम दोनों बात करते हुए पी रहे थे। उस वक्त मेरी नजर पूरी डांस फ्लोर पर घूम रही थी और जहां भी मैं देखता हर इंसान के सिर के ऊपर उनके थॉट्स साफ दिखाई दे रहे थे और मैं उनके सबकॉन्शियस तक पढ़ सकता था। उदाहरण के लिए एक मीडियम चार्म वाली लड़की टेबल पर बैठी थी, ग्लास पकड़े हुए। उसके बाल मेसी थे और वो म्यूजिक के साथ क्रेजीली मूव कर रही थी। उसकी लिस्ट का पहला डिजायर था, मेरा बॉयफ्रेंड फिर से चीट कर गया। मैं मूड में नहीं हूं। मैं किसी रैंडम आदमी के साथ पूरी रात डुओ करना चाहती हूं और बदला लेना चाहती हूं। उसके ठीक सामने एक शांत लड़की बैठी थी, लॉन्ग व्हाइट ड्रेस में, बैकलेस डिजाइन और हाई हील्स पहने हुए। उसके पास एक स्लिक्ड बैक हेयर वाला आदमी था जो किसी सीनियर एग्जीक्यूटिव जैसा लग रहा था और उसके कान में कुछ विस्पर कर रहा था। उस लड़की की लिस्ट का पहला डिजायर था, वेलकम टू द बिग फैमिली ऑफ एड्स। और वो लड़की पूरी तरह इग्नोरेंट थी अपने फेट के बारे में। उसकी लिस्ट का पहला डिजायर था, वुड। और उसके नीचे लिखा था, इस ग्रीन ड्रिंक के बाद मैं सिर्फ तुम्हारा बॉडी ही नहीं बल्कि तुम्हारी लाइफ भी चाहती हूँ। बार में लाइट्स हजारों रंगों में चमक रही थी। हर चेहरा रोशनी में साफ दिख रहा था। कुछ लोग ड्रंक थे, कुछ खुश थे, कुछ सफरिंग में थे। 1000 लोग, 1000 फेसेस। मैं ये सब देखते हुए एक स्ट्रेंज स्माइल दे रहा था। आधे घंटे पहले मैं सिर्फ एक पुअर ड्रामा डिपार्टमेंट स्टूडेंट था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था जैसे डेस्टिनी के गियर्स घूमने लगे हों। तुम क्या देख रहे हो? लू किंगसू ने अपना ग्लास एक ही बार में खाली किया और मुझे सोचते हुए देखा। उसे नहीं पता था क्यों, लेकिन आज मैं बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव और कॉन्फिडेंट लग रहा था, जैसे मैं सब कुछ कंट्रोल कर रहा हूं। मैंने उसकी तरफ देखा और उसकी क्वेश्चन का जवाब देने की बजाय पूछ लिया, तुम डॉर्म वापस क्यों नहीं जाना चाहती? वो लू किंगसू चौंक गई। तुम्हें कैसे पता कि मैं वापस नहीं जाना चाहती? मैंने कैजुअली अपना ग्लास उठाते हुए प्लेफुल टोन में कहा, अगर तुम वापस जाना चाहती तो मेरे साथ ड्रिंक करने क्यों आती? वो हंस पड़ी। उसे लगा मैंने सही गेस कर लिया है। उसने कहा, मैं वापस इसीलिए नहीं जाना चाहती क्योंकि मैं अब उन डॉर्म की गर्ल्स के साथ नहीं रहना चाहती। वो मेरे पीछे बातें करती रहती हैं, कहते हैं मैं किसी के द्वारा मेंटेन की जाती हूँ या बाहर एस्कॉर्टिंग करती हूँ पैसे के लिए। मैं थोड़ी देर के लिए स्टंड रह गया क्योंकि यही इमेज मेरे मन में भी उसके लिए बनी हुई थी। वो आगे बोली, मेरी फैमिली की सिचुएशन के साथ मैं ऐसा क्यों करूंगी? क्या मैं अपनी ही कार से घर जाने के लिए किसी पर शक होने से बचने के लिए स्कूल से 1 किलोमीटर दूर एक गली तक वॉक करूं? लेकिन फिर भी मैं उन औरतों की बातें बंद नहीं करा पाती। ये सुनकर मेरे उसके बारे में ओपिनियन अचानक बदल गया। तो वो सिर्फ ब्यूटीफुल नहीं थी बल्कि एक रिच गर्ल भी थी। मेरी मेमोरीज में जब उसने स्कूल ज्वाइन किया था तब से ही काफी रूमर्स फैल गए थे। फिर एडमिशन के बाद वो शांत हो गई थी। उसके बारे में सिर्फ यही बातें थीं कि वो मेंटेन्ड है या सीक्रेटली बाहर कुछ करती है। लेकिन मेरे हिसाब से मुझे पूरा यकीन था कि उसका स्कूल में कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा था। लेकिन ऐसी लड़की आखिर लॉन्ग टर्म स्टेबल पार्टनर क्यों ढूंढना चाहती है डुओ खेलने के लिए? और सबसे इंपॉर्टेंट, ये उसका थर्ड डिजायर था। लॉर्ड सुचेन, तुम अचानक मुझे ड्रिंक के लिए इन्वाइट क्यों करना चाहते हो? लू किंगसू ने अपनी ठुड्डी पर हाथ रखा और अपनी ब्यूटीफुल आईज से मुझे इंटेंसली देखने लगी। मैं हल्की स्माइल के साथ बोला, बिना नजर हटाए, जैसे मुझे पूरा मजा आ रहा हो उसके डिजायर लिस्ट को साइलेंटली पढ़ने का, क्योंकि मैंने रिसेंटली प्लान किया है मूव करने का और एक छोटा पपी अडॉप्ट करने का। मेरे बोलते ही लू किंगसू की आंखें चमक उठी। मैंने आगे कहा, और आज रात मैं ड्रंक होना चाहता हूँ। उसकी आंखें और भी ज्यादा चमक उठी। तो आज रात हम सोबर वापस नहीं जाएंगे। दूर एक आदमी हाथ में ग्लास लेकर आया। वो ओरिजिनली लुओ किंगसू को ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे साथ देखकर वो रुक गया और फिर उस लड़की की तरफ चला गया जो अपने बॉयफ्रेंड से रिवेंज चाहती थी।
उस लड़की को देखते हुए लू किंगसू ने मुझसे पूछा, क्या वो मुझसे ज्यादा ब्यूटीफुल है? मैंने सिर हिला दिया। नहीं, मुझे बस उस पर थोड़ी दया आती है। क्यों? क्योंकि उसे श्याओ लेकर जाएगा। क्या? लू किंगसू सरप्राइज हो गई। वो मेरे इम्पेसिव चेहरे को इनक्रेडुलिटी से देखती है, फिर उस लड़के की तरफ मुड़कर देखने लगी। उस लड़की को देखते हुए मैंने और कुछ नहीं कहा, क्योंकि मुझे उस आदमी की डिजायर्स की लिस्ट पता थी। शाओ उसे दवा इंजेक्ट करके कंट्रोल करता है, फिर उसे फोर्स करता है कि वो काम करके पैसे कमाए। अगले ही मोमेंट लू किंगसू ने देखा कि वो आदमी उस लड़की के पास गया और सच में उसके ग्लास में कुछ पाउडर डाल दिया। वो घबरा गई। नीनी, तुम्हें कैसे पता? उसने पूछा। मैंने कहा, मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं बस दूसरों की डिजायर लिस्ट देख सकता हूं। मैंने एक एक्सक्यूज बना दिया। मैंने पहले ही देख लिया था, इसलिए मुझे पता था। अब क्या करें? क्या हम जाकर उसे बता दें? उसने इधर उधर देखा। ओ माय गॉड! लू किंगसू मुझे शौक में देखती रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं ये सब कैसे जानता हूं, और आमतौर पर मैं स्कूल में इतना नोटिसेबल भी नहीं रहता था। चलो, मैंने कहा, लगता है यहां फाइट होने वाली है। इतना कहकर मैंने उसका हाथ पकड़ा, और उससे पहले कि वो लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढ पाता, मैं लुओ किंगसू को लेकर बार से बाहर निकल चुका था। रात देर हो चुकी थी। हम सड़क के किनारे खड़े थे। पीछे बार की म्यूजिक जोर से गूंज रही थी। अगले ही पल अंदर से स्क्रीम सुनाई दी। फिर अचानक म्यूजिक बंद हो गई और उसके बाद बॉटल्स टूटने की आवाज आने लगी। सच में फाइट शुरू हो चुकी थी। लुआ किंगसू पूरे रास्ते माउथ ओपन करके चलती रही। लॉर्ड सुचेन, तुम हो कौन? तुम्हें ये सब कैसे पता चलता है? तुम सब कुछ कैसे जानते हो? मैंने एक टैक्सी रोकते हुए उसकी तरफ देखा और मुस्कुराया। तुम्हारे आर्ट प्रोफेसर ने तुम्हें सिखाया नहीं? एक्टिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व करना। मुझे डिटेल्स ऑब्जर्व करना पसंद है, इसीलिए मैं लोगों के बिहेवियर, आईज और एक्सप्रेशन से उनकी सोच काफी हद तक गेस कर लेता हूँ। ये सुनकर लू किंगसू और ज्यादा कंफ्यूज्ड हो गई। तो लॉर्ड सुचिन, क्या तुम गेस कर सकते हो कि मैं अभी क्या करना चाहती हूँ? मैंने हल्का सा स्माइल किया। ड्राइवर, वांडा विस्टा होटल। इतना कहकर मैंने उसकी तरफ मजाकिया अंदाज में देखा। तो क्या यही है जो तुम करना चाहती हो? लुआ किंगसू अचानक हंस पड़ी। उसे कोई रेजिस्टेंस नहीं महसूस हुआ, बल्कि उसे लगने लगा कि मैं बहुत इंटरेस्टिंग हूं। उसके चारों तरफ एक अलग सा ऑरा था, जैसे पावर का। वो बार बार मुझे देख रही थी। उसकी आंखों में अलग अलग थॉट्स घूम रहे थे। मेरी तरफ से मैं अंदर ही अंदर सोच रहा था, आज सब कुछ अच्छा तो हो रहा था, लेकिन थोड़ा अनएक्सपेक्टेड भी था। महीने का एंड करीब था। मेरे पास कैश बहुत कम था, शायद 1,000 से थोड़ा ज्यादा। लेकिन अच्छी बात यह थी कि मेरे पास अभी भी एक क्रेडिट कार्ड था, जिसमें 10,000 यूएन का लिमिट था। अगर आज मैं लू किंगसू जैसी गर्ल को होटल ले जा रहा था, तो कोई चीप मोटेल ऑप्शन नहीं चल सकता था। वो डिसरेस्पेक्टफुल होता। हम दोनों अपने अपने थॉट्स में थे। तभी ड्राइवर ने ब्रेक लगाया। मैंने ऊपर देखा। वांडा विस्टा होटल का एंट्रेंस सामने था। रुको। कार से उतरते ही लू किंगसू ने अचानक मेरा आर्म पकड़ लिया। क्या हम साथ में एक बॉटल नहीं ले लेते? मैंने उसे साइडवेज स्माइल दिया। अभी अभी तो तुमने काफी पी लिया था, पता नहीं क्यों, लेकिन अब वो थोड़ी नर्वस लग रही थी। मैं उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। कभी कभी लड़कियां जब कुछ अनयूजुअल करने वाली होती हैं, तो स्टार्ट में थोड़ा टेंस हो जाती है। मैं समझ सकता था वो फीलिंग। मैंने उसे धीरे धीरे होटल की तरफ ले जाना शुरू किया। कोई बात नहीं, रूम सर्विस से मंगा लेंगे। कुछ ही पल बाद रिसेप्शनिस्ट ने मुझे रूम कार्ड दे दिया। मैंने कार्ड लिया, पीछे मुड़ा और उसका हाथ पकड़कर एलिवेटर में चला गया। पहली बार मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी लाइफ पर पूरा कंट्रोल है। 1 घंटे पहले तक मैं दूसरों की लाइफ एनवी कर रहा था, और अब स्कूल की 3rd ईयर की रिच और ब्यूटीफुल गर्ल मेरे साथ थी। एलिवेटर डोर खुला। 2 डॉल फेस गर्ल्स छोटे लग्जरी बैग्स लिए हमारे पास से गुजरी। लग्जरी कॉलेज गर्ल्स। मैं थोड़ी देर के लिए खुद भी सरप्राइज हुआ। पहले मैं ऐसी लड़कियां सिर्फ सुनता था, कभी देखी नहीं थी। नॉर्मल टाइम पर मैं शायद उन्हें दोबारा देखता, या उन्हें इनोसेंट या गॉडेस जैसा फील करता। लेकिन अब उसकी आइज के बाद मुझे किसी भी वुमन को हैंडल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इसलिए उन 2 लग्जरी कॉलेज गर्ल्स के सामने मैं बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं किया। ये देखकर लू किंगसू बहुत इंप्रेस हो गई, जिसने मुझे पूरे समय ऑब्जर्व किया था। वो खुद भी एक ब्यूटीफुल गर्ल थी और उसकी फैमिली बहुत रिच थी। उसने अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे रिच फैमिली के यंग सन्स देखे थे, लेकिन उसने कभी भी मेरे जैसा आदमी नहीं देखा था, जो किसी ब्यूटीफुल वुमन के सामने भी अपना नजर ना हटाए। इससे लू किंगसू को अंदर ही अंदर बहुत सेटिस्फैक्शन मिला। रूम में एंटर करते ही मैंने सर्विस से 2 बॉटल्स रेड वाइन ऑर्डर कर दी। फिर मैं आराम से सोफा पर बैठ गया। सामने पैनोरमिक विंडो से पूरी रिवर का नाइट व्यू दिख रहा था। उसी मोमेंट मुझे फिर से वो फीलिंग आई कि मैं अपनी लाइफ को कंट्रोल कर रहा हूँ। लेकिन लू किंगसू थोड़ी लॉस्ट थी। कमरे के सॉफ्ट कारपेट पर खड़ी वो समझ नहीं पा रही थी कि अपने हाथों का क्या करे। मेरी चार्मिंग फेस और बॉडी को देखते हुए उसका हार्ट तेजी से धड़क रहा था। चाहना और सच में करना दोनों अलग फीलिंग होती है। उसमें अचानक थोड़ी शर्म दिखी। मैंने ऊपर देखा और उसकी नर्वसनेस नोटिस की। अंदर से मुझे एक वार्मथ फील हुई। साफ था कि ये लड़की बिल्कुल इनएक्सपीरियंस थी। सच कहूं तो मैं भी एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन मैं उसके थॉट्स हर मोमेंट पढ़ सकता था।
जिससे मुझे इस रिलेशनशिप में एक एडवांटेज मिल रहा था। मैं पहले स्लीपर्स पहन लेती हूँ, उसने कहा और वार्डरोब की तरफ चली गई। उसने अपने स्नीकर्स उतारे और स्लीपर्स पहन ली। फिर वो थोड़ी काल्म हुई, डीप ब्रेथ ली और बोली, लॉर्ड सुचन, मैंने ये कभी नहीं किया है, तो हमारी रिलेशन के बारे में प्लीज किसी को मत बताना, ये सिर्फ हम दोनों का सीक्रेट रहेगा। तो लू किंगसू इस मामले में पूरी तरह नर्वस थी। स्कूल में उसके बारे में जो रूमर्स थे उनका कोई भी बेस नहीं था। ये सोचकर मुझे वो थोड़ी फनी लगी, क्योंकि वो इतनी नर्वस थी कि उसकी डिजायर लिस्ट का पहला पॉइंट सिर्फ पीना था, जितना हो सके उतना ड्रिंक करना, ताकि सारी हेसिटेशन और शाइन्स खत्म हो जाए। मैंने सिर हिलाया और कहा, ऑफ कोर्स, मैं सीक्रेट रखूंगा। तभी डोरबेल बजी। एक वेटर 2 बॉटल्स रेड वाइन लेकर आया। कुछ ही देर बाद हम दोनों बड़ी ग्लास विंडो के सामने बैठ गए और पूर रिवर की नाइट व्यू देखने लगे। शायद उस इंटीमेट एटमॉस्फेयर की वजह से या वाइन की वजह से धीरे धीरे लुआ किंगसू का मूड रिलैक्स हो गया। बातचीत के दौरान वो मेरी जोक्स पर बार बार जोर से हंसती रही। मेरी हर बात समहाउ उसके दिल को टच कर रही थी। एक ऐसा फीलिंग जो उसे 20 साल में कभी नहीं मिला था। जल्दी ही एक बॉटल वाइन खत्म हो गई। थोड़ा सा ड्रंक होकर लुआ किंगसू ने मुझे इंटेंसली देखा। अगले ही पल उसने आंखें बंद कर लीं। उसकी चेस्ट तेजी से अप डाउन हो रही थी। यहाँ किस मी, उसने सॉफ्टली कहा। फिर हम दोनों के बीच शब्द खत्म हो गए। अगली सुबह जब मैं उठा, लगभग 1 बजे का टाइम था। मैं बैठा और चारों तरफ देखा, लेकिन लू किंगसू वहां नहीं थी। तभी मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। मैंने देखा, लुआ किंगसू का मैसेज था, लॉर्ड सुचेन अब उठ जाओ, आज मेरी एक सीरीज ऑडिशन है, इसलिए मैं तुम्हें बिना जगाए ही निकल गई। ये देखकर मैं हल्का सा मुस्कुराया और तुरंत रिप्लाई किया, सेफ जर्नी। मैसेज सेंड करने के बाद मैं पिछली रात के सारे मोमेंट्स याद करने लगा। फिर बेड से उठ गया। लू किंगसू सच में एक प्रोफेशनल डोल लाइफ जी रही थी। मुझे लगा कि वो थोड़ी ऑकवर्ड थी, लेकिन सरप्राइजिंगली बहुत प्रोएक्टिव भी थी। इतना कि मुझे खुद शौक लग गया। शायद इसका कारण उसका रिच फैमिली बैकग्राउंड और डेली लाइफ का प्रेशर था। मैंने ज्यादा नहीं सोचा। अब मेरे पास वो पावर थी, लेकिन सिर्फ विमेन के दिल पढ़ने में इसे वेस्ट करना बेकार था। और सबसे बड़ी बात, मेरा वॉलेट लगभग खाली था। आगे की लाइफ के लिए मुझे वो सब ट्राई करना था जो मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था, और वो भी जो कभी सोचा नहीं था। लेकिन इसके लिए बहुत पैसा चाहिए था। जैसा ऑनलाइन लोग कहते हैं, केवल पैसा ही खुशी लाता है। दुनिया इनहेरेंटली अनफेयर है। ठीक वैसे ही जैसे वो 2 एस्कॉर्ट गर्ल्स। अगर मैंने लास्ट नाइट इतना पैसा दांत पीस कर खर्च नहीं किया होता, तो मैं कभी भी रियल हाई सोसाइटी के कांटेक्ट में नहीं आ पाता। इवन अगर वो सिर्फ उसका छोटा सा हिस्सा ही क्यों ना हो। लोअर लेवल सोसाइटी, ये कुछ ऐसा था जो 22 साल का एक कॉलेज स्टूडेंट कभी पूरी तरह समझ भी नहीं सकता। वो लक्जरी और रोटन हाई क्लास वर्ल्ड एक अलग ही लाइफ थी, जिसे मैं पहले कभी टच नहीं कर पाया था। कुछ देर बाद मैंने फोन निकाला और कॉल किया। जागू, कहाँ हो तुम? मैं सागा में हूँ, टीम के साथ शूटिंग कर रहा हूँ। भाई क्या हुआ? फोन में बैकग्राउंड नॉइज थी और जागू की आवाज जानबूझकर धीमी थी। मैंने उसे डांटते हुए कहा, स्टॉप एक्टिंग, कैसीनो में हो ना। कैसीनो में क्यों बोल रहा है टीम शूटिंग? जैगू मेरा क्लासमेट था। वो अक्सर हॉस्टल से पैसे उधार लेकर गैम्बलिंग करता था। वो मुझे अभी भी कुछ युआन का कर्जदार था। इस टाइम जब मुझे पैसे कमाने थे, तो सबसे पहले दिमाग में जगू ही आया। भाई, इस बार मैं बस थोड़ा ट्राई करना चाहता हूँ, ज्यादा बात नहीं। कहाँ हो तुम सागा में? मैं भी आ रहा हूँ, मैंने सीधे कहा। जगू चुप रह गया। उसके लिए मैं पहले गैम्बलिंग्स के अगेंस्ट था, और अब अचानक मैं खुद खेलने आ रहा था। ये उसके लिए कंफ्यूजिंग था। कॉल कट करके मैं तुरंत निकल गया। असल में जागू कभी भी सच नहीं बोलता था। पहले कहता था सागा में शूटिंग है, फिर साना में गेम कर रहा है, और अब जब उसे पता चला कि मैं आ रहा हूं, तो उसने अपना लोकेशन शंघाई बता दिया। 2 घंटे बाद मैं जागू से स्वी डिस्ट्रिक्ट के एक मिस्टीरियस रेस्टोरेंट के सामने मिला। उसने थके हुए कपड़े पहने थे, चेहरा बहुत एग्जॉस्टेड लग रहा था, और आंखें फटीग से लाल थीं। भाई, तुम सच में खेलने के लिए तय कर चुके हो क्या? मैंने कहा, अभी इस पर बात मत करो। मैं नूडल्स का एक बोल ऑर्डर कर रहा था और उसे ऑब्जर्व कर रहा था। उसकी जागू की डिजायर लिस्ट साफ थी। पहला पॉइंट, 5 लाख कैश उधार लेना ताकि अपनी डेट्स चुका सके। दूसरा पॉइंट, मुझे गैम्बलिंग से रोकना, क्योंकि अगर मैं खेल गया तो मेरी हालत भी उसकी तरह हो जाएगी, यानी डेट से भरा और कोई रास्ता नहीं। तीसरा पॉइंट, आज रात समहाउ सरवाइव करना और एक बड़ा विन करके खुद को वापस खड़ा करना, और फिर कभी भी दोबारा गैम्बलिंग नहीं करना। हॉस्टल लाइफ के सालों ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया था। उसकी हालत देखकर मुझे अंदर से थोड़ा बिटर सा फील हुआ, खासकर ये देखकर कि इतनी बुरी सिचुएशन में भी वो मेरे लिए कंसर्न्ड था, मुझे रोकने की कोशिश कर रहा था। भाई, शायद मेरी रेप्यूटेशन पूरी तरह खत्म हो चुकी है क्लास के लोगों के सामने। मुझे पता है मेरी बात का कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन आज मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया क्योंकि मेरे अंदर अभी भी थोड़ी सी कॉन्शियंस बची है। जैग्यू ने डीप ब्रेथ ली और सिर उठाया। भाई, सच में मत खेलना। तुम नहीं जानते ये लोग कितने डिस्गस्टिंग होते हैं। तुमने देखा मेरा क्या हाल हुआ है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ भी ऐसा हो।
ये सुनकर मुझे समझ आया कि वो जेन्युइनली मेरे भले के बारे में सोच रहा था, लेकिन अभी के लिए पैसा कमाना सबसे इंपॉर्टेंट था। फिर भी मैं गैम्बलिंग के प्रिंसिपल को समझता था। चाहे मैं लोगों की डिजायर्स देख सकता हूं या उनकी सोच पढ़ सकता हूं, फिर भी कोई गारंटी नहीं थी कि कैसीनो लास्ट मोमेंट पर चीट नहीं करेगा। मैंने कहा, मैं खेलने नहीं आया हूं, मैं बस ये पूछना चाहता हूं कि आमतौर पर रिच लोग खेलने के बाद क्या करते हैं। जैक बोला, गेमिंग एक माइंडसेट है। किसी बड़े आदमी ने कहा था, एक इंसान को पैसा गेम्बल करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके अंदर गेम्बल स्पिरिट होना चाहिए। बिजनेस में सक्सेस और फेलियर भी एक गेम है। किसी लड़की को अट्रैक्ट करना भी गेम है। करियर चुनना भी गेम है। जो इंसान गेम स्पिरिट रखता है वही रियल में आगे बढ़ता है। आज रात मैं इसी स्पिरिट पर अपना फ्यूचर स्टेक कर रहा हूं। उसके हिसाब से जीतने की प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट 100% थी। आमतौर पर लोग चाहे जीतें या हारें, बाद में प्राइवेट क्लब में जाकर रिलैक्स करते हैं। जीतने वाले सेलिब्रेट करते हैं, हारने वाले अपनी बैड लक निकालते हैं। उसने कहा। मैं चेयर पर पीछे लीन हो गया और हल्का सा साई किया। रिच लोगों का लाइफस्टाइल सच में अलग लेवल का होता है। जैगो आगे बोला, गैम्बलिंग की बात कर रहे हो तो पूरे शहर में कोई अंडरग्राउंड कैसीनो ऐसा नहीं है जिसे मैं नहीं जानता। मैंने बस उसे देखा और हम दोनों वहां से चल दिए। भाई कितने पैसे हैं तेरे पास अभी? मैंने पूछा। जैसे ही पैसे की बात आई जागू अलर्ट हो गया। क्यों पूछ रहा है? मैंने ऑलमोस्ट उसका सिर मारने जैसा एक्सप्रेशन दिया। बिना कैपिटल के हम पैसा कैसे कमाएंगे? जैक इरिटेटेड हो गया। मैं इस पैसे को छू भी नहीं सकता। ये मैंने डेट रिपे करने के लिए रखा है। आज रात मुझे कम से कम 10,000 युएन देना ही होगा, नहीं तो वो लोग मेरा लेफ्ट हैंड काट देंगे। मैंने काल्मली कहा, मुझे उधार दे दे, मैं तुम्हें मिडनाइट से पहले 1 लाख युएन वापस दे दूंगा। अगर नहीं दे पाया तो मेरा हाथ काट देना। जैगू शॉक्ड रह गया, लेकिन फिर भी हम आगे बढ़ते रहे। कुछ देर बाद हम एक जगह पहुंच गए। भाई सुन ले, यहाँ के लोग या तो बहुत रिच हैं या बहुत पावरफुल, किसी से भी उलझना मत, उसने वार्न किया। मैंने हल्का सा स्माइल किया। मैंने कहा ना, मैं खेलने नहीं आया हूं, रिलैक्स। पता नहीं क्यों, लेकिन मेरा कॉन्फिडेंट फेस देखकर जागू को थोड़ा बैड फीलिंग आने लगा। हम लगभग 8 बजे तक एंट्रेंस पर ही रुके रहे। जागू मुझे क्लब के रूल समझाता रहा। 8 बजे के करीब 9वीं फ्लोर के सामने लग्जरी कार्स एक के बाद एक आकर रुकने लगी। हर कार से लंबी टांगों वाली अलग अलग तरह की गर्ल्स बाहर निकल रही थीं, किसी न किसी वेल्थ मैन के साथ। ये सब देखकर मेरे चेहरे पर स्माइल और क्लियर हो गई। 9वीं फ्लोर में एंटर करते ही मुझे लग्जरी होटल की सिग्नेचर स्मेल महसूस हुई। हॉल में हाई क्लास लोग आराम से बैठकर बातें कर रहे थे। हर किसी के साथ 1 या 2 ब्यूटीफुल गर्ल्स थीं। जैग्यू ने एलिवेटर के पीछे एक हिडन डोर की तरफ इशारा किया। असल जगह नीचे है। ये जो गेट गार्ड्स हैं, यहाँ ऑलमोस्ट कोई ट्रबल पॉसिबल नहीं है। मैंने सिर हिला दिया। मैं कैजुअली लोगों को ऑब्जर्व करने लगा। 2 मिडिल एज्ड आदमी थे, मोटे पेट वाले, ड्रिंक्स पकड़कर बातें कर रहे थे। सबसे मजेदार बात यह थी कि उनकी डिजायर लिस्ट ऑलमोस्ट आइडेंटिकल थी। दोनों एक दूसरे की कंपेनियन को चाह रहे थे, लेकिन ओपनली कुछ नहीं बोल रहे थे, बस नॉर्मल बातें कर रहे थे। कुछ लोग 1 लाख युएन से भी महंगी वॉचेस पहने थे। बाहर से वो परफेक्टली एलिगेंट लग रहे थे, लेकिन उनकी डिजायर लिस्ट में बस छोटे छोटे डर्टी और शेमफुल डिजायर्स थे। ये देखकर मुझे थोड़ा स्ट्रेंज सा फील हुआ। यानी ये सपोजिडली हाई सोसाइटी लोग जितने ऊपर जाते हैं उतने ही इंटरनली वल्गर हो जाते हैं, लेकिन फिर भी अपने प्रिमिटिव डिजायर्स को छुपाते नहीं। हमने वेट किया जब तक ज्यादा लोग अंदर नहीं चले गए। जब एक चीप लुकिंग रेड वाइन की बोतल लेकर आया, उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, भाई ये बोतल 6,000 से ज्यादा की है। मैंने बस सिर हिला दिया। सिक्योरिटी चेक के बाद हम एक लॉन्ग लग्जरी कॉरिडोर से होकर गुजरे और फाइनली अंडरग्राउंड हॉल में पहुंच गए। वहां ऑलरेडी पूरा एरिया भरा हुआ था। जो लोग ऊपर रिस्पेक्टेबल बनने का एक्ट कर रहे थे, यहाँ वो पूरी तरह वाइल्ड एनिमल्स जैसे बिहेव कर रहे थे। हर चेहरे पर अलग अलग तरह की डिजायर लिस्ट दिख रही थी। करीब 30 रैबिट ड्रेस डीलर्स ओज मिनी स्कर्ट्स में कार्ड्स बांट रही थीं और गेम्स हैंडल कर रही थीं। उसके अलावा कई ब्यूटीफुल गर्ल्स ड्रिंक्स लेकर घूम रही थीं, चारों तरफ देखती हुई जैसे कोई हंटिंग स्नेक्स हो। उस मोमेंट पर कैसीनो के सर्वेलेंस स्क्रीन्स पर मैं और अनु क्लब की एक खाली टेबल पर बैठे थे, जबकि जान यांग एक प्राइवेट बॉक्स में बैठकर स्क्रीन्स देख रही थी। मैं तुरंत ही सरप्राइज्ड हो गया। वो मोटो सिटी की फुजंग फैमिली की इकलौती बेटी थी। ऐसे हाई एंड अंडरग्राउंड एंटरटेनमेंट जगहों पर वैसे ही यंग लोग कम होते हैं। अगर कोई रिच फैमिली के बेटे यहाँ फन करने भी आते हैं तो वो लगभग सबको जानती थी, लेकिन उसने इस स्क्रीन में उस आदमी को कभी नहीं देखा था। और हमारी टेबल पर सिर्फ एक बॉटल इंपोर्टेड अल्कोहल था, जिसकी कीमत 6,000 से ज्यादा थी। ये क्लब का सबसे चीप वाइन था और यहाँ एंट्री का मतलब बेसिकली ये था कि तुम्हें एक बॉटल खरीदनी ही पड़ती है। यानी ये ऑलमोस्ट एंट्री टिकट जैसा था। इससे साफ था कि मैं कोई रिच फैमिली से नहीं था। जीन यंग के कोल्ड और परफेक्ट फेस पर हल्का सा क्यूरियोसिटी आ गया। उसे लड़कियों को अट्रैक्ट करने में इंटरेस्ट होने लगा। सिर्फ जीन यंग ही नहीं, क्लब की बाकी विमेन भी मुझे क्यूरियस नजरों से देख रही थीं। वो आपस में विस्पर कर रही थीं। उनमें से एक लड़की धीरे से मेरे पास आई और बोली, हैंडसम बॉय, 6,000 युएन कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन वेस्ट मत करो, मुझे दे दो।
कम से कम मैं तुम्हें पूरी रात खुश रख सकती हूँ। मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। मैं बस आसपास बैठे रिच लोगों की डिजायर लिस्ट्स ऑब्जर्व कर रहा था। फिर मुझे एक टारगेट मिल गया। मैंने एक ग्लास रेड वाइन उठाया और कॉर्नर के एक छोटे बॉक्स की तरफ चला गया। वहां एक लंबा, स्लिम और वेल ड्रेस्ड आदमी दो लड़कियों को अपनी कमर से पकड़े हुए शराब पी रहा था। मैंने पास जाकर फिर से उसकी लिस्ट कंफर्म की। जान बिंग, डिजायर लिस्ट, इस स्टील लॉट को जल्दी से कम प्राइस पर बेच देना। मैंने काल्मली पूछा, छोटा भाई मजा खराब करने आया है क्या? कुछ कहना है? जान बिंग ने एनॉयड होकर पूछा। बोल क्या रहा है? मैंने कहा, बस ये पूछने आया हूं कि क्या तुम अपनी बगल वाली प्रिंसेस को थोड़ी देर के लिए छोड़ सकते हो? जान बिंग पहले रिलक्टेंट था, लेकिन फिर बोला, जो कहना है बोल। मैंने साई करते हुए कहा, बस तुम्हें लड़कियों के सामने एम्बैरेस होने से बचा रहा हूं। जान बिंग थोड़ा एंग्री होकर सीधा बैठ गया और अपने हाथ पीछे खींच लिए। चल हट, मुझे तुझमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैंने स्लोली अपना रेड वाइन ग्लास हिलाते हुए कहा, तेरे पास अभी भी कुछ टेंस ऑफ थाउजेंड्स यूएन ही बचे हैं ना, और तू अभी भी यहां खर्च कर रहा है। ये सुनते ही जान बिंग का एरोगेंट फेस तुरंत बदल गया। वो कुछ बोल ही नहीं पाया। उसके पास बैठी एक लड़की थोड़ी डिस्डेन से बोली, तू तो कह रहा था मुझे फॉरेन ट्रिप पर ले जाएगा और ढेर सारे बैग्स दिलाएगा। हाँ हाँ, बिल्कुल दिलाऊंगा। उसने जल्दी से उसे काम किया और फिर मेरी तरफ मुड़ा। तू कौन है? अगर बकवास की तो सिक्योरिटी बुला लूंगा। मैं कामली बोला, मैं आज रात तेरा पूरा स्टील स्टॉक खरीद सकता हूँ। ये सुनते ही जान बिंग थोड़ा शॉक्ड होकर फिर से एक्टिव हो गया। तुझे कैसे पता? मैंने डायरेक्ट जवाब नहीं दिया, बस उसकी तरफ वाली लड़की को देखा। जान बिंग इमीडिएटली समझ गया। लड़की रिलक्टेंटली वहां से उठ गई, क्योंकि वो अपने स्पॉन्सर की इनकम कट नहीं करना चाहती थी। जैसे ही वो गई, जान बिंग मेरे पास आ गया। छोटे भाई, नाम क्या है? मैंने कहा, नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, बस बता कितना स्टॉक है? 9,000 टन। मार्केट प्राइस 4,000 प्रति टन है। मैंने इंटरनली कैलकुलेट किया, हालांकि स्टील मार्केट मुझे ज्यादा पता नहीं था। मैंने काल्मली कहा, अगर मैं तुम्हें इंस्टेंट कैश दिला दूं तो? रियल प्राइस बोल। जान बिंग सोचकर बोला, 3,800। ये लोवेस्ट पॉसिबल है। मैंने कहा, 3,500 कर दे। वो घबरा गया, इतना तो बहुत लॉस है। मैंने बस खड़ा होकर जाने का नाटक किया। जान बिंग तुरंत रोकने आ गया। रुक, सोचने दे। असल में उसके पास 9,000 टन स्टील मंथ से स्टक था। कोई बायर नहीं मिल रहा था। उसने 3,850 में खरीदा था और बस ब्रेक इवन चाहता था, लेकिन मैंने डायरेक्ट 3,500 ऑफर कर दिया। इस हिसाब से उसे लाखों का लॉस होता, लेकिन फिर भी स्टॉक पड़ा रहने से बेटर था। उसने फाइनली डिसीजन लिया। ठीक है, 3,500। मैंने हल्का सा स्माइल किया, लेकिन एक और कंडीशन है। एड्रेस दूंगा, तुम्हें तुरंत डिस्पैच करना होगा। जान बिंग को लगा मैं रिलायबल हूं और जल्दी डिस्पैच करने से स्टोरेज कॉस्ट भी बच जाएगी। वो तुरंत मान गया। हम कार में बैठ गए। सिक्योरिटी के 20 लोग आसपास थे। मैं हाफ एन आवर में डिलीवरी गारंटी करता हूं। उसने कहा, ठीक है। मैंने कहा, तुम यहीं बैठो। मैंने रेड वाइन ग्लास टेबल पर छोड़ दिया। एक सिग्नल कि मैं वापस आऊंगा। जान बिंग ने फोन उठाकर वर्कर्स को कॉल किया। तभी उसे अचानक डाउट हुआ, ये लड़का कैसे जान गया कि मेरे पास अनसोल्ड स्टील स्टॉक पड़ा है? मैं बहुत दूर नहीं गया था। मैं एक दूसरे कॉर्नर बॉक्स में बैठ गया। मेरे सामने एक मिडिल एज्ड आदमी था, टायर्ड फेस, डल आइज, और उसके पास कोई गर्ल नहीं थी। ये मेरी अगली टारगेट थी। वंग यंग। डिजायर लिस्ट। पहला, अगर ये स्टील डील फेल हुई तो वो मर जाएगा। दूसरा, इस काम के बाद जॉब छोड़ देगा, बहुत प्रेशर है। तीसरा, अपनी वाइफ और किड्स से अपनी हालत छुपाना। मैं सीधे बोला, मैं तुम्हें 9,000 टन स्टील दे सकता हूं। ये सुनकर वो ऑलमोस्ट शॉक में आ गया। उसकी ड्रंकन हालत तुरंत हाफ क्लियर हो गई। तुम्हें कैसे पता मैं स्टील चाहता हूं? मैंने हल्की स्माइल दी। तुम्हारे एक दोस्त ने बताया, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे जरूरी बात यह है कि मैं कल तक डिलीवर कर सकता हूं। हंग अचानक अपनी झुकी हुई हालत से जल्दी से सीधा हो गया। नीचे गिरे हुए शराब की वजह से वो थोड़ा फिसल भी गया। छोटे भाई, मजाक मत करो मेरे साथ। मैं तुम्हें कैसे ट्रस्ट करूं? ये कोई जोक नहीं है। हालांकि मैंने उसे पैसे दे दिए थे ये कहते हुए कि कंस्ट्रक्शन साइट बंद नहीं होना चाहिए और वो जितनी जल्दी हो सके ऑर्डर कर दे। लेकिन मेरी सिंपल बातों को देखकर, अगर मैं सच में इतनी बड़ी क्वांटिटी में स्टील तुरंत अरेंज कर सकता हूं तो फुल पेमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 4,600 की प्राइस भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हें अभी एड्रेस भेज देता हूं। इतना कहकर उसने तुरंत मुझे एड्रेस भेज दिया। मैंने वो डायरेक्टली जान को फॉरवर्ड कर दिया और कहा कि वो इसे जंगबिन को दे दे और कुछ और ना बोले। मैसेज मिलने के बाद जान ने एक ग्लास खाली किया और सीधे जंगबिन की तरफ चला गया। फिर एड्रेस उसके सामने रख दिया। ये देखते ही जंगबिन ने तुरंत अपने वर्कर्स को कॉल किया और ट्रक्स को निकलने का ऑर्डर दे दिया। उस समय प्राइवेट लाउंज में जान यावेन अपने पैर हिला रही थी। उसके हील्स आखिरकार कंट्रोल में नहीं रहे और कारपेट पर गिर गए। इंटरेस्टिंग, लगभग 2 सेकंड के लिए वो फ्रीज हो गई। फिर अचानक उसने अपने शूज पहने और खड़ी हो गई। उसका बॉडीगार्ड जल्दी से उसके पीछे आने लगा। मेरे पीछे मत आओ,
उसने थोड़ा सीरियस होकर कहा और वापस मुड़कर निकल गई। डोर के स्लम होने की आवाज के साथ बॉडीगार्ड का रिस्पेक्टफुल एक्सप्रेशन पूरी तरह बदल गया। उसने कारपेट को देखा जहां जीन यावेन चली थी। उसकी आंखों में अचानक गंदी सोच भर गई। मैं तुम्हें और कुछ दिन देता हूं, कुछ ही दिनों में मैं तुम्हें घुटनों पर देखना चाहता हूं, मुझसे भीख मांगते हुए। इतना कहकर उसने अपना वायलेंट एक्सप्रेशन छुपा लिया और दूर से जीन यावेन को देखता रहा। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। असल में सिर्फ जीन यावेन ही नहीं, क्लब में कुछ एस्कॉर्ट गर्ल्स भी मुझे ऑब्जर्व कर रही थीं। उनमें से दो, जो हॉल के सबसे पीछे बैठी थीं, मुझे देखते ही समझ गईं कि आज की सबसे जूसी प्रे मिल गई है। ये थी ट्विन एस्कॉर्ट सिस्टर्स, ल्यूयान शी और ल्यूयान मेंग। बाकी लड़कियों की तरह प्रोवोकेटिव आउटफिट्स नहीं थी इनके पास। ये दोनों काफी टेस्टफुली ड्रेस्ड थी। मतलब बाकी गर्ल्स यहाँ क्लाइंट्स ढूंढने आती थीं, लेकिन ये दोनों ऐसे लग रही थीं जैसे रिच फैमिली की यंग लेडीज हों, जो बस मजे के लिए आई हों। लगभग 20 प्लस उम्र की लग रही थीं। एल्डर सिस्टर ल्यूयान शी ने सिंपल व्हाइट टी शर्ट पहना था, स्लिम जीन्स और हाई हील्स। यंगर सिस्टर ल्यूयान मेंग भी उसी तरह ड्रेस थी। ये दोनों अंडरग्राउंड कैसीनो में टॉप परफॉर्मर्स में से थीं। हालांकि जीन यावेन जितनी इनकम्पेरेबल नहीं थी, लेकिन किसी भी नॉर्मल गर्ल के सामने ये इजीली स्टैंड आउट करती थीं। उन दोनों के एक्सप्रेशन से साफ था कि वो मुझ में काफी इंटरेस्ट ले रही थी। असल में वो शुरुआत से ही मुझे सीक्रेटली फॉलो कर रही थी और पास की टेबल पर बैठी थी, नए फेसेस और टारगेट्स को ऑब्जर्व करने के लिए। दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करने लगी और मेरी टेबल की तरफ बढ़ने वाली थी, लेकिन उनका स्माइल तुरंत फ्रीज हो गया। अगले मोमेंट उन्होंने देखा कि जीन यावेन, जो हमेशा सबके लिए आइस कोल्ड रहती थी, प्राइवेट लाउंज से बाहर आई और सीधे कॉमन टेबल्स की तरफ चलकर मेरी टेबल पर बैठ गई। फिर उसने मुझे स्टेयर करना शुरू कर दिया। उस मोमेंट मुझे भी एहसास हुआ कि कोई मुझे सीक्रेटली ऑब्जर्व कर रहा है। मैंने रिफ्लेक्स से पीछे देखा और देखा कि जीन यावेन मेरी टेबल पर बैठी थी, लेकिन मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वहीं बैठा रहा। मेरे सामने मिडिल एज्ड आदमी था और हम दोनों साइलेंस में थे। वो आदमी बहुत अनसर्टेन था। अगर मेरी बात सच निकली तो उसकी जान लगभग बच सकती थी, लेकिन अगर झूठ निकली तो उसे आगे का रास्ता समझ नहीं आएगा। आधे घंटे बाद फाइनली न्यूज आई। मिडिल एज्ड आदमी की एक्साइटेड आवाज आई, ये लो 10 मिलियन। छोटे भाई प्लीज चेक कर लो। लुआनशी और लुयन मिंग ने दांत भींच लिए। एक डील जो सिर्फ आधे घंटे में हुई और लगभग 10 मिलियन कमा दिया। इवन गैम्बलिंग मार्केट में भी ऐसा मिरेकल रेयर था। दुनिया में सिर्फ 2 जगह ऐसी चीजें पॉसिबल थीं, लॉटरी रिफंड्स और कैसीनोज। दीदी चिंता मत करो, ये जीन यावेन कौन है, वो उस लड़के में इंटरेस्ट कैसे ले सकती है, तो जब तक वो उसका आदमी नहीं है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। लुयान मेंग ने दांत भींचे, अपने बैंग्स को पीछे किया, लुयानशी का हाथ पकड़ा और मेरी तरफ बढ़ गई। उस समय हर किसी की नजर मुझ पर थी। लुयन सिस्टर्स, जीन यावेन, सब। इसी बीच जंगबिन, जिसने अभी अभी मेरा ट्रांसफर रिसीव किया था, उसके हाथ कांप रहे थे। छोटे भाई, तुम सच में मेरे सेवियर हो। अगर कभी जरूरत पड़ी नहीं, अब से तुम ही बड़े भाई हो, उसने झुककर कहा। फिर एक विजिटिंग कार्ड दिया और चला गया। जंगबिन को जाते देख जानू पूरी तरह शॉक्ड था। 3 साल में पहली बार उसने इतना पैसा फील किया था। उसी मोमेंट मैंने देखा कि जीन यावेन भी मेरी तरफ बढ़ रही थी। उस जैसी वुमन के पास कैसी विशलिस्ट हो सकती है। अगले मोमेंट मैंने फोन निकाला और सीधे 1 मिलियन जानू को भेज दिया। ये ले, अपनी डेट रिपे कर दे। इसे 6000 वाले रेड वाइन के इंटरेस्ट की तरह समझ। जानू पूरी तरह फ्रीज हो गया। ठीक है, आज एंजॉय कर, दूसरों की लाइफ को अच्छे से देख। मैंने हाथ हिला दिया। भले ही मुझे फर्क नहीं पड़ा, लेकिन बाकी सबकी आंखें जेलसी से लाल हो गईं। हे भगवान, ये लड़का कितना जेनरस है। अगर बस आज इसके साथ रह लें तो 10 से 20 हजार आसानी से मिल सकते हैं। तभी जीन यावेन फाइनली मेरी टेबल के सामने आकर खड़ी हो गई। बाकी लोग तुरंत हट गए। इंटरेस्टिंग, पुराने मास्टर की छोटी लड़की खुद ही उसे लेने आ गई है। और अगर पता चल गया कि ये लड़का कुछ इलीगल या गलत काम कर रहा है तो वो तो खत्म है। नहीं, खत्म किस चीज का? ऐसी लेवल की वुमन जैसे जन यावेन के साथ एक ही टेबल पर बैठना। गोस्ट बनकर भी वो हंस हंस कर पागल हो जाएगा। हमारे आसपास लोग या तो इनवूस थे या मजाक उड़ा रहे थे। और रही बात ट्विंस ल्यूयानशी और ल्यूयान मेंग की, वो पहले ही क्वाइटली मेरे साइड में आ चुकी थी। जीन यावेन को छोड़कर वो किसी भी लड़की से कम नहीं थी। ये देखकर मुझे हंसी आ गई। अगर मैं कल वाला इंसान होता तो इन महिलाओं के बारे में कोई भी गलत सोच नहीं रखता, लेकिन अब सब कुछ डिफरेंट था। नहीं, जीन यावेन। पहली इच्छा, क्लब की सबसे बड़ी करंट क्राइसिस को सॉल्व करना। दूसरी, मेरे सामने बैठे इस लड़के के सीक्रेट्स को एक्सप्लोर करना। बिना हेजिटेट किए उसके बोलने का वेट करने से पहले ही मैंने जीन यावेन की इवन की विशलिस्ट खोल ली। उसकी विशलिस्ट बाकी सबसे टोटली डिफरेंट थी। मैंने इतने लोगों की लिस्ट्स देखी थी, लेकिन जीन यावेन की लिस्ट सबसे सिंपल थी। कैंपस की गॉडेस लुओ किंगसू तक की लिस्ट में 50 से 60 आइटम्स थे। मेरे पुराने दोस्त की भी 30 प्लस आइटम्स थी। एवरेज लड़कों में लगभग 30 आइटम्स और लड़कियों में 60 तक। लेकिन मेरे सामने खड़ी जीन यावेन के पास सिर्फ 4 आइटम्स थे। तीसरी, अगर मुझे शादी करनी ही पड़े तो शादी से पहले मैं रैंडम आदमी के साथ ट्रिप पर जाना चाहती हूँ, अपनी फर्स्ट टाइम देना चाहती हूँ
और बाद में शादी के बाद पब्लिकली रिवील करके उस आदमी के पूरे फैमिली को एक्सट्रीम ह्यूमिलिएशन में डालना चाहती हूँ। चौथी, ये सब करने के बाद अपनी शॉर्ट लाइफ को विशाल समुद्र में खत्म कर देना। ये सब देखकर मैंने ऊपर सिर उठाया और जीन यावन के आइस कोल्ड ब्यूटी वाले फेस को देखा। मुझे अपने आइस पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। ये वुमन, इसलिए उसकी विश लिस्ट इतनी छोटी है। वो तो खुद को खत्म करना चाहती। भाई, मुझे लग रहा है ये चीज गलत होने वाली है। उस समय जम की आवाज मेरे कानों में आई। मैं लगातार जीन यावेन को ही देख रहा था। किसी भी रीजन से उसके ब्यूटीफुल आईज सीधे मेरी आंखों में देख रहे थे, क्योंकि उसके आने के बाद से मैंने कभी उसका गेज अवॉइड नहीं किया था। इंटरेस्टिंग, तुम्हारा नाम क्या है? उसने अचानक स्माइल किया, लेकिन ये स्माइल सिंपल नहीं थी। उस स्माइल की वजह से आसपास के सभी मैन लगभग वीक पड़ गए। मैंने कामली अपना स्टेटस चेक किया और अचानक चेयर से उठ गया और कैजुअली बोला, चलो यार, ये सब बोरिंग है। जीन यावन से बात कर रहा है और इसे रेस्पेक्ट भी नहीं दे रहा। ये तो मरना चाहता है क्या? बाकियों के शॉक्ड लुक्स को इग्नोर करते हुए मैंने अपनी चीप शर्ट को एडजस्ट किया। जानू, रूम बुक कर दे, आज मजा करेंगे। ठीक है। जानू के लिए मैं अगर उसे घुटनों पर भी बैठने को कह देता तो वो कर देता। उस मोमेंट जीन यावन ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं इतना अरोगेंट हो जाऊंगा। तुम मजाक कर रहे हो? हाँ, लेकिन मैंने उसे इग्नोर कर दिया। लुआंशी थोड़ी सरप्राइज्ड हुई, फिर सडनली हंस पड़ी। छोटे भाई, तुम्हारी एपेटाइट थोड़ी ज्यादा नहीं है? तुम हम दोनों को लेना चाहते हो? वो पूरी बात खत्म भी नहीं कर पाई थी कि उसकी सिस्टर ल्यूयान मेंग हंसते हुए बोल पड़ी, फकलिक, ठीक है, बस बातचीत करेंगे। ये देखकर मुझे हल्की सी स्माइल आ गई। तो ये होता है रिच लोगों का कॉन्फिडेंस। फिर मैं टर्न करके क्लब हॉल से बाहर निकल गया। मेरे जाते ही पूरे हॉल में साइलेंस छा गया। ये तो बहुत ही एरोगेंट है। इतना इंसोलेंट कोई कैसे हो सकता है? 30 सेकंड बाद जीन यावन फाइनली नॉर्मल हुई। उसने अपना गेज उस डायरेक्शन से हटा लिया जहां मैं गया था। उसके माइंड में मेरे बारे में एक रफ आइडिया बन चुका था। वो नहीं जानती थी कि मैं कैसे पैसे जीतने वाली इंफॉर्मेशन जानता हूं, लेकिन उसे ये क्लियर था, ये सिर्फ लक नहीं हो सकता। यंग, हैंडसम, कॉन्फिडेंट और मनी को लेकर उसका बिहेवियर बिल्कुल भी एक पुअर बॉय जैसा नहीं था। दूसरी तरफ मैं कसिनो से बाहर निकला, दोनों सिस्टर्स को हाथ से पकड़कर ले जाते हुए। ये बहुत एक्साइटेड था। उसके कार्ड में अब 1 मिलियन से ज्यादा पैसे थे। पहले जो 5 लाख का लोन लिया था, वो रीपे करने के बाद भी उसके पास काफी पैसा बचा हुआ था। ये रही की कार्ड। मैं अगली रूम में हूं, अगर कुछ भी जरूरत हो तो सीधे मुझे कॉल कर लेना। इतना कहकर उसने मुझे एक पूरी ब्लैकवी आईपी कार्ड दे दी। फिर उसने एक एस्कॉर्ट्स गर्ल जून के साथ, जिसे उसने पता नहीं कब अरेंज किया था, सीधे एलिवेटर ले लिया। कुछ मिनट बाद मैं दोनों ट्विंस को उस रूम में ले गया जो जामू ने मेरे लिए बुक किया था। रूम बहुत बड़ा था, मॉडर्न डेकोरेशन के साथ, और हर तरफ लग्जरी वाइब थी। लुआंगजी अंदर आई और कैजुअली अपना बैग सोफा पर फेंक दिया। एक हाथ से वॉल पकड़कर दूसरे हाथ से उसने अपने हाई हील्स उतारे और मेरे सामने फेंक दिए। फिर दोनों सिस्टर्स मुस्कुराते हुए मेरे सामने बैठ गईं। चलो पहले बस शराब पीते हैं, उन्होंने कहा। उस मोमेंट लुई ने हल्का सा होंठ मोड़ा। उन्होंने मेरी तरह बहुत सारे रिच डैडीज बॉयज देखे थे और अक्सर ऐसे लोग उन्हें साइकोलॉजिकली डोमिनेट करने की कोशिश करते थे। लेकिन अब मेरे सामने दोनों सिस्टर्स जानबूझकर मुझे सिड्यूस करने की कोशिश कर रही थीं। फिर भी उनका बॉडी लैंग्वेज थोड़ा रेजिस्टेंट था। एक नॉर्मल आदमी शायद कंट्रोल खो देता, लेकिन मैं क्लियरली इन दोनों महिलाओं की हर छोटी चाल समझ रहा था। मैं उठा, फ्रिज से एक बोतल रेड वाइन निकाली और उसे डिकेंट करते हुए हल्की स्माइल के साथ उन्हें देखने लगा। नहीं लुआंशी, फर्स्ट विश, अपनी सिस्टर को उस आदमी से शादी करते देखना जिसे वो लव करती है। सेकंड, एक घर सी के किनारे, इनाफ मनी ताकि वो फ्लावर शॉप खोल सके और शांत लाइफ जी सके। लू मैंक, फर्स्ट विश, ऐसा आदमी मिलना जो उसकी ब्यूटी नहीं बल्कि उसकी सोल से प्यार करे और उससे शादी करे। सेकंड, अपनी सिस्टर के मेडिकल एक्सपेंसेस में हेल्प करना। थर्ड, इस लड़के को ठगना जो मेरे सामने बैठा है। ये दिखने में बहुत रिच लगता है। ये देखकर मैं थोड़ा साइलेंट हो गया। उसकी सिस्टर की विश लिस्ट ठीक ठाक थी, कम से कम वो बुरी वुमन नहीं लग रही थी। लेकिन छोटी सिस्टर की तीसरी विश मुझे शॉक कर गई। क्या मैं सच में इतना नाइव और स्टूपिड दिखता हूँ? वो मुझे सीरियसली ठगना चाहती है। लेकिन उसका दूसरा विश मेरे ध्यान में आ गया। मैं समझ गया कि बड़ी सिस्टर लुआंशी को कोई सीरियस बीमारी है और इसी वजह से दोनों गर्ल्स ऐसे प्लेस में पैसे कमाने आई हैं। लेकिन अभी ये मेरी प्रायोरिटी नहीं थी। मेरी इंटरेस्ट सिर्फ जीन यावन में थी, जो नीचे किसी इंटेंस इनर स्ट्रगल में थी। अब मुझे बस इतना करना था कि मैं दोनों सिस्टर्स के साथ बैठकर बात करूं और क्वाइटली वेट करूं कि जीन यावन खुद मेरे पास आए। बस मुझे ये नहीं पता था कि वो कब आएगी। 2 घंटे बाद होटल के अंडरग्राउंड बॉक्स में हमेशा आइस कोल्ड रहने वाली जीन यावन अब थोड़ा एंग्जायस लग रही थी। अब टाइम आ गया है उसे देखने जाने का, उसने अपने आप से कहा और नीचे होंठ काटा। 10 मिनट और वेट करती हूँ। उसने अपने हाई हील्स उतारे और व्हाइट कॉटन स्लीपर्स पहन ली। लिगी, शायद मेरी एंगेजमेंट रिंग टेबल पर भूल गई हूँ, मुझे जाकर लेनी है। 10 मिनट बाद जीन यावन अचानक उठ गई, प्रिटेंड करते हुए कि उसने रिंग खो दी है। मिस, आप यहीं रहिए, मैं जाकर ले आता हूँ।
बॉडीगार्ड लिगी ने कहा और टेबल की तरफ चला गया। जीन यावेन ने अपने ब्लैक लॉन्ग बैकलेस ड्रेस को हल्का सा पकड़ रखा था, जिससे उसकी वाइट स्मूथ लेग्स क्लियरली दिख रही थी। कुछ देर पहले उसने सीक्रेटली स्टाफ से पता लगाया था कि मैं रूम 2119 में हूँ। जैसे ही लिगी टेबल की तरफ गया, जीन यावेन क्वाइटली बॉक्स से बाहर निकली और बैक डोर से निकल गई। उसी समय रूम 2119 में दोनों सिस्टर्स पहले ही जा चुकी थीं। 1 घंटे पहले वाइन खत्म हो चुकी थी। मैंने उन्हें कॉन्टैक्ट डिटेल्स देकर भेज दिया था क्योंकि मुझे जीन यावेन का वेट करना था। जाते समय दोनों सिस्टर्स कंफ्यूज थीं क्योंकि रूम में आने के बाद मैं बहुत पोलाइट था। ड्रिंक और बातचीत नॉर्मल थी। वो वही आदमी नहीं था जो क्लब में वाइल्ड बिहेवियर कर रहा था। ये डिफरेंस उन्हें बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लगा। क्या हमारा चार्म कम था या उसने हमें सीरियसली नहीं लिया? उसी समय मैं रूम में बोर्ड था। मैंने फोन निकाला और लो क्विंगसू से चैट किया, जो अभी अभी इंटरव्यू खत्म करके फ्री हुई थी। क्या कर रहे हो? खाना खा रहा हूं, फिर मूवी देखूंगा। अच्छा, और किसी लड़की को पटाने का प्लान है क्या? नहीं, सच में मूवी देखूंगा। मैंने साई किया। एक आदमी, झूठ बोलना एक हैबिट बन जाता है। हम तो मुझे याद करना, उसने इमोजी के साथ लिखा। उस रात की याद आते ही मेरी थ्रोट ड्राई हो गई, लेकिन मैंने फिर भी कहा, मैं तुम्हें क्यों याद करूं? हमारा कोई रिलेशन नहीं। 5 मिनट बाद उसका मैसेज आया, ध्यान से सुनो, अब से चाहे तुम चाहो या नहीं, तुम मेरे सीक्रेट डुओ पार्टनर हो। ये पढ़कर मैं हल्का सा हंस पड़ा। ये लड़की सच में इडियट है। मैंने सच में उसकी विशलिस्ट पूरा कर दिया क्या? मैंने स्माइल करके रिप्लाई करने ही वाला था, लेकिन अचानक फ्रीज हो गया। रूम 2119 का डोर नॉक हुआ। मैं उठा और डोर खोलने गया। जैसे ही दरवाजा खोला, सामने भीड़ थी और वहां खड़ी थी जीन यावेन, वो वही वुमन जिसे मैं हमेशा डिजायर करता था। वो साइलेंटली खड़ी थी, ब्यूटीफुल और कोल्ड। उसकी सांस हल्की तेज थी। उसमें पिछली दोनों लड़कियों जैसी कोई चालाकी या छोटी छोटी मैनिगेंसेस नहीं थी। उसका नेचर हमेशा से सीधा और साफ था। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मैंने उसे हेड टू टो देखा और हल्की स्माइल के साथ बोला, मिस जान यावेन, क्या आपको मुझसे कुछ कहना है? वो दोनों लड़कियां अभी अभी चली गई हैं। जीन यावेन ने अपनी सांस को कंट्रोल किया और पीछे एक बार ग्लांस डाला। वो मेंटली तैयार थी, लेकिन सच में मेरी रूम में रहना उसे ज्यादा कंफर्टेबल नहीं लग रहा था। मैंने कहा, तुम सही टाइम पर आई हो। वो दोनों अभी निकल चुकी हैं। मैं जानता था कि जान यावेन अपना प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए तैयार है। मैं थोड़ा साइड हुआ और उसे अंदर आने दिया, फिर डोर बंद कर दिया और हल्की मिस्टीरियस स्माइल दी। वो अंदर आई, टेबल से आधा भरा रेड वाइन ग्लास उठाया जो मैंने फिनिश नहीं किया था। उसने उसे एक ही घूंट में खाली कर दिया। फिर मेरे सामने अपने लंबे बिखरे हुए बाल पीछे किए, जिससे उसकी ब्यूटीफुल क्लेविकल्स क्लियरली दिखने लगी। तो कुछ कहना है मुझे, मिस जीन? मैंने फिर पूछा। उसने डीप ब्रेथ लिया और मुझे देखकर बोली, क्या तुम मेरे साथ ड्यूओ करना चाहते हो? जीन यावेन की विशलिस्ट पढ़कर मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड हो गया। असल में उसकी रेपुटेशन या बिहेवियर ऐसा नहीं था कि लोग उसे सिंपल समझें। मैं समझ सकता था कि वो किस सिचुएशन में है। वो ऑलरेडी कैपिटल के एक पावरफुल आदमी से एंगेज थी। शायद उस शादी से वो अपने फैमिली कैसिनो को बचा सकती थी, लेकिन उसका प्राइड बहुत बड़ा था। ऐसी वुमन जो ईगल जैसी प्राउड हो, वो आसानी से कंट्रोल में नहीं आती। इसलिए उसने रिवेंज का एक कॉम्प्लिकेटेड प्लान बनाया था। अगर शादी भी करनी पड़े तो वो उस आदमी को इमोशनली डिस्ट्रॉय करना चाहती थी। उसे ग्रीन हैट यानी ह्यूमिलिएशन देना चाहती थी, जिसे वो कभी भूल ना सके। मैंने हल्की सी स्माइल छोड़ी और धीरे से कहा, इंटरेस्टिंग, अगर मैं उसका करंट विश पूरा कर दूं तो मुझे कितना रिवॉर्ड मिलेगा? मैंने कैजुअली कहा, अगर मैं तुम्हें ले जाऊं तो इसका मतलब हम अभी भाग रहे हैं क्या? यह सुनकर जीन यावेन ने डीप ब्रेथ लिया। उसकी कॉलर बोन्स हल्की सी मूव हुई। हाँ, ऐसी जगह है जहां हमें कोई ढूंढ ना सके, और फिर मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। लेकिन बोलते वक्त उसने अपने बाल पीछे किए और कामली बोली, लेकिन 24 घंटे के अंदर कोई मुझे वापस ले आएगा। मैंने उसकी लेग्स से ऊपर तक नजर घुमाई और फिर कहा, कपड़े चेंज करो, जो तुमने पहना है वो शायद प्रैक्टिकल नहीं है। ठीक है, उसने सीधे मेरी आंखों में देखकर कहा। उसकी आंखों में बिल्कुल भी डर नहीं था, क्योंकि ये पूरा गेम पावर का था, और यहां जो हारता है वो हमेशा के लिए हार जाता है। सरफेस पर वो काम लग रही थी, लेकिन मैं क्लियरली उसकी हल्की नर्वसनेस महसूस कर सकता था। मैंने हल्का सा आईब्राव रेज किया, तो आखिर तुम नर्वस हो ही, फिर प्रिटेंड क्यों कर रही हो? जीन यावेन ने तुरंत जवाब दिया, और तुम तो अभी भी मुझे पाना चाहते हो, है ना? तो फिर अब देखो। कुछ देर बाद उसने अपना नाइटवियर पहन लिया और मेरी तरफ देखा। अब क्या प्लान है? मैं काउच पर आराम से बैठा था। उसकी सिचुएशन मुश्किल थी क्योंकि ये उसका ओन टेरिटरी था और यहाँ कंट्रोल उसका था। तुम्हारे पास कार है? मैंने पूछा। नहीं, उसने साइडवेज ग्लैंस देते हुए कहा। उसका बचपन से ही शोफर रहा था, उसने कभी खुद ड्राइव नहीं किया था। मैं सीक्रेटली भागी हूँ। मेरे गार्ड्स मुझे ढूंढ रहे होंगे। जब उन्हें सीसीटीवी से पता चलेगा कि मैं होटल से बाहर नहीं गई, तो वो रिकॉर्डिंग ट्रेस करेंगे और जानेंगे कि मैं तुम्हारी रूम में हूँ। उन्हें बस 10 मिनट लगेंगे। उसने अपनी रिस्ट उठाई और लग्जरी वॉच देखी। अब तुम्हारे पास सिर्फ 3 मिनट हैं। सरफेस पर वो बहुत काल्म लग रही थी, लेकिन अंदर से वो बहुत जल्दी में थी।
अगर आज वो नहीं भागी तो उसकी सर्वेलेंस और टाइट हो जाएगी और शायद फिर उसे कभी रिवेंज का मौका नहीं मिलेगा। उसके बोलने के बाद रूम का एटमॉस्फेयर ऑलमोस्ट फ्रीज हो गया। उसी मोमेंट में अंदर ही अंदर सिस्टम से कनेक्ट हुआ और मेरे प्रीवियसली अर्न्ड पॉइंट से रिवॉर्ड स्पिन किया। स्पिन स्टार्ट। कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम्हें मिला एक्सपर्ट थीफ स्किल। कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम्हें मिला कॉम्बैट मास्टरी। कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम्हें मिला बुगाटी वेयरॉन। कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम्हें मिला बॉडी मॉडिफिकेशन पोशन। सिस्टम शांत हो गया। मेरे दिमाग में अचानक बहुत सारी स्किल इन्फॉर्मेशन फ्लड हो गई। मैंने हल्की सी राहत की सांस ली। चलो मैं तुम्हें एक राइड पर ले चलता हूँ। इतना कहकर मैं काउच से उठा और अपना राइट हैंड जीन यावेन की तरफ बढ़ाया। उसी समय नेक्स्ट रूम में जानू लग्जरी बेड पर था। उसका दिन किसी ड्रीम जैसा था। उसके अकाउंट में अब भी करोड़ों बचे थे। वो अपनी कार्ड देखते हुए 1000 थॉट्स में खो गया। फिर वो बाहर निकला और मुझे अपनी रूम से निकलते देखा। भाई, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। वो मुस्कुराया। तो क्या तुमने कैंपस की दोनों ब्यूटीज के साथ कुछ कर लिया? लेकिन अगले ही पल उसका स्माइल फ्रीज हो गया। उसने सोचा था कि मेरे पीछे से बाहर आने वाली लड़की लेक्सी होगी या हानू होगी। अगर दोनों एक साथ भी आते तो भी हानू को शौक नहीं लगता, लेकिन अब वो ऐसे फ्रीज हो गया जैसे किसी ने उसका गला पकड़ लिया हो। भाई तू वो हकलाने लगा, क्योंकि मेरे पीछे से जो बाहर आई वो थी जीन यावेन, सफेद कॉटन पजामा पहने हुए। वो हल्का सा मुस्कुराई और थोड़ा सरप्राइज भी लग रही थी कि मैं यहां था। मेरे पास सिचुएशन एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं था। मैंने कहा, तुम अपने रूम में जाओ और रेस्ट करो। अगर कोई पूछे तो बोल देना तुम्हें कुछ नहीं पता। यह सुनकर जानू कंप्लीटली कंफ्यूज्ड हो गया। उसने खुद को जोर से स्लैप कर लिया, फिर चिल्लाया, नहीं नहीं नहीं, मैं अभी नींद में हूं। शायद मैं गलत तरीके से उठा हूं। मैंने उसे एक साथ इरिटेटेड और अम्यूज नजर से देखा। मैंने कहा, याद रखना, किसी को मत बताना कि तुमने हमें देखा। इतना कहकर मैंने जीन यावेन का हाथ पकड़ लिया। हम एलिवेटर की जगह सीधे इमरजेंसी स्टेयरकेस से नीचे जाने लगे। जैसे ही हम दोनों की सिलुएट्स गायब हुई, जानू ब्लिंक करता रह गया। उसी समय अंडरग्राउंड क्लब हॉल के एंट्रेंस पर एक ब्लैक सूट पहने आदमी भागते हुए आया। सभी कैमरास चेक कर लिए गए हैं। मैडम होटल से बाहर नहीं गई हैं। वो अभी भी होटल के अंदर ही होनी चाहिए। ये सुनकर लिगी ने आंखें नैरो की। अभी भी अंदर है? वो सोचती है ऐसे शादी से भाग जाएगी। तभी रेडियो पर आवाज आई, सर्वेलेंस फुटेज मिल गई है। मैडम लगभग 3 मिनट पहले रूम 2119 में गई हैं। सिक्योरिटी टीम तुरंत जाए। 2 ग्रुप्स में बंटो, एक स्टेयर्स से, एक एलिवेटर से, और उसे पकड़कर वापस लाओ। यह सुनकर लीगी ने थोड़ा रिलीफ महसूस किया। वो उस कोल्ड और डिस्टेंट वुमन के बारे में सोच रहा था और साथ ही इरिटेटेड भी था। मैंने नीचे से आते फुटस्टेप्स सुने। मैंने कैजुअली कहा, लगता है सिक्योरिटी आ गई। जीन यावेन ने क्वाइटली कहा, बाहर निकलना इम्पॉसिबल है। फिर उसने साई किया, सॉरी, लगता है तुम्हें मुझे लेकर भागने का मौका नहीं मिलेगा। मैंने नीचे आते फुटस्टेप्स को ध्यान से सुना और बोला, मुझे नहीं लगता। तभी मैंने अचानक नोटिस किया कि जीन यावेन की डिजायर लिस्ट चेंज हो रही थी। पहला डिजायर अब बन चुका था, बिना पकड़े होटल से निकलना। और पहले वाला, इस लड़के के साथ एक वाइल्ड नाइट बिताना, अब सेकंड पोजीशन पर आ गया था। मैंने सोचा, ह्यूमन डिजायर्स सच में कॉन्स्टेंटली चेंज होते हैं। मतलब हर पर्सन की लिस्ट इन्फिनिट टाइम तक वैलिड नहीं रहती। कुछ चीजें अगर मैं समय पर नहीं कर पाया तो वो डिजायर पूरी तरह डिसअपियर भी हो सकती हैं। मेरे सिस्टम में शायद और भी हिडन इंफॉर्मेशन थी, लेकिन अब भी सिचुएशन सोचने का टाइम नहीं दे रही थी। नीचे से फुटस्टेप्स और तेज हो गए। तभी मुझे लगा जीन यावेन इतनी भी खराब नहीं है। कम से कम इस मोमेंट में उसकी पहली सोच ये थी कि मुझे डेंजर से दूर रखा जाए। मैंने बिना कुछ बोले उसका वेस्ट पकड़ लिया। उसने तुरंत आईब्राउ रेज की, तुम सच में एक इडियट हो। लेकिन जैसे ही मैंने उसे होल्ड किया, उसका बॉडी थोड़ा टेंस हो गया। मैंने उसके कान के पास धीरे से कहा, तुम अच्छी स्मेल करती हो। फिर मैंने उसे छोड़ दिया और स्टेयर्स से नीचे चला गया। जीन यावेन थोड़ी देर के लिए वहीं फ्रोजन रह गई। उसके 22 साल की लाइफ में कोई भी आदमी इतने करीब नहीं आया था। लेकिन फिर उसे रियलाइज हुआ, ये इडियट गलत डायरेक्शन में जा रहा है। ऊपर जाना था इसे। वो अनॉयड होकर मेरे पीछे आ गई। कुछ सेकंड्स बाद नीचे से एक जोरदार आवाज आई, बैंग। कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स गिर गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई एक्स सोल्जर इन्वॉल्व हो। लाइट्स फ्लिकर कर रही थी, कहीं येलो इमरजेंसी लाइट थी, कहीं डार्कनेस, और बीच बीच में दर्द की आवाजें आ रही थी। ये सीन किसी फिल्म जैसा लग रहा था। जीन यावेन को अचानक मेरे लिए थोड़ी चिंता होने लगी। ये इडियट, मैं उसका नाम भी नहीं जानती, फिर भी मैं उसके बारे में क्यों सोच रही हूँ। वो रेलिंग पकड़कर नीचे झांक रही थी। फिर उसने खुद को एक्सक्यूज दिया, मैं बस अच्छी हूँ, मैं नहीं चाहती किसी इनोसेंट की डेथ हो। लेकिन जैसे ही वो एक फ्लोर नीचे गई, वो अचानक रुक गई। उसने हाथ से माउथ कवर कर लिया, क्योंकि कॉर्नर में 2 लोग पड़े थे, सिक्योरिटी गार्ड्स, दोनों अनकॉन्शियस। और ये वही गार्ड्स थे जो क्लब के थे। इसी समय नीचे से फुटस्टेप्स और आवाज बंद हो गई। एक लेजी फेमिलियर वॉइस आई, मिस जीन यावेन, अगर आपने पूरा शो देख लिया हो तो अब चलें। जान यावेन को चारों तरफ से घबराई हुई बातचीतें सुनाई दे रही थीं। वो स्टेयर्स से नीचे गए हैं,
एनिमी बहुत स्ट्रांग है। सब लोग अंडरग्राउंड पार्किंग की तरफ जाओ, हमारे कई गाइज ऑलरेडी गिरा दिए गए हैं। उस मोमेंट जीन यवन मुझे घूर रही थी। उसकी आंखों में क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट दोनों थे। ये आदमी आखिर है कौन? थोड़ी देर बाद मैंने उसका हाथ पकड़ा और हम दोनों बेसमेंट स्टेयर डोर से बाहर निकल गए। हम यहाँ क्यों आ गए? उसने इरिटेट होकर कहा। मेरे पास कार की कीज नहीं है, और जब तक तुम कार उड़ाना भी नहीं सीख लेते यहां से निकलना पॉसिबल नहीं है, मैंने कैजुअली कहा। जीन यवन, जिसका हाथ में पकड़े हुए था, लगातार कंप्लेन कर रही थी, लेकिन अंदर से वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी थी। वो एक स्ट्रिक्ट फैमिली में बड़ी हुई थी। खाने के रूल्स, सोने के रूल्स, हर चीज कंट्रोल्ड। 20 साल से उसकी लाइफ लगभग सेम थी। पियानो, रीडिंग, डांस, मैनर्स, सब कुछ सिर्फ इसलिए ताकि उसे किसी और के लिए परफेक्ट वाइफ बनाया जा सके। लेकिन यही बोरिंग लाइफ अब उसके अंदर एक हिडन डिजायर पैदा कर चुकी थी, रूल्स तोड़ने का। और अब भी जो थ्रिल वो फील कर रही थी वही वो चीज थी जो उसने हमेशा ड्रीम्स में चाही थी। अगर हम बच गए तो मैं इससे भी ज्यादा क्रेजी चीजें करूंगी, उसने अंदर ही अंदर सोचा। उसकी हार्ट बीट तेज हो गई थी, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उसने एक हिडन कैमरा अपने प्लेन में पहले से लगा रखा था। यह कैमरा बहुत इंपॉर्टेंट था। अगले 24 आवर्स में मैं उसे जो भी करूंगा, ह्यूमिलिएट या टॉर्चर, वो सब रिकॉर्ड होगा। और फिर वो वीडियो उसके सो कॉल्ड फियांस को दिखाया जाएगा। उसका रिएक्शन, उसका पूरा ब्रेकडाउन, यही उसका फाइनल प्लान था। और उसके बाद वो व्हाइट वेडिंग ड्रेस पहनकर ओशन में अपनी लाइफ एंड करने वाली थी। मुझे उस समय ये सब पता नहीं था। हम अंडरग्राउंड पार्किंग में पहुंचे। मैं अपनी सिस्टम से मिली बुगाटी वेयन ढूंढ रहा था। थोड़ी देर बाद पीछे से कार अनलॉक की साउंड आई। तुम्हारे पास सच में कार है? जीन यवन ने आर्म्स क्रॉस करके कहा। थोड़ी शबी लग रही है। मैंने कुछ नहीं कहा, बस कार कवर हटाया और सामने एक ब्रांड न्यू ग्रे बुगाटी वेरोन चमक रही थी। मैंने कैजुअली डोर खोला और उसे जेंटलमैन तरीके से बैठने का जेस्चर दिया। सिर्फ आने जाने की चीज है, इतना सीरियस मत लो। जीन यावन लगभग इंप्रेस्ड हो गई थी, लेकिन उसने एक्सप्रेशन नॉर्मल रखा। तभी पीछे से सिक्योरिटी गार्ड्स का ग्रुप आ गया, 10 से 20 लोग, और उनके साथ लिजी भी था। उसकी आंखें शार्प थीं। मिस, छुपना बंद करो, तुम भाग नहीं सकती, उसने आगे कहा। ओल्ड मास्टर ने सब कंफर्म कर दिया है। अगर चेन फैमिली को पता चला कि तुम शादी से पहले किसी और आदमी के साथ भागी हो तो अंजाम तुम जानती हो। फिर वो थोड़ी देर रुका और बोला, और एक बात, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हारी शादी चेन फैमिली से फिक्स्ड है। अगर तुम मर भी जाओ तो भी तुम्हारी बॉडी उन्हें भेजी जाएगी। ये सुनकर पूरा पार्किंग साइलेंस में चला गया। सिक्योरिटी गार्ड्स भी अंदर से शेक हो गए। तभी अचानक एक तेज लाइट चमकी और इंजन की रोर सुनाई दी। एक सिल्वर बुगाटी तेजी से उनकी तरफ आ रही थी। लीगी समझ गया, ये सीधा हिट करने वाली है। उसने बचने की कोशिश की, लेकिन लेट हो गया। ब्रेक्स की स्क्रिचिंग साउंड आई और कार ठीक उसके सामने रुक गई, बस आधा मीटर दूर। लिजी की बॉडी पर ठंडा पसीना आ गया। उसने हेडलाइट्स के थ्रू अंदर देखा और उसे एक हैंडसम लड़का दिखा। मैं कार में बैठा था और मेरे होंठों पर हल्की सी मॉकिंग स्माइल थी। मैंने जीन याविन को पास खींचा और पैसेंजर सीट पर बैठे बैठे धीरे से कहा, ट्राई करके भी मत बचना। इंजन फिर से रोर किया। लिजी पैनिक में राइट साइड कूद गया और कई बार गिर पड़ा। उसका ब्लैक सूट धूल से भर गया, लेकिन बुगाटी पहले ही दूर जा चुकी थी। मैंने गलती की, उसने दांत भींचे। ये आदमी कौन है? उसका गुस्सा सिर्फ इंसल्ट की वजह से नहीं था, बल्कि इसलिए भी था क्योंकि उसने अपनी आंखों के सामने जीन याविन को किसी और आदमी के साथ देखा था। उसे पकड़ो, उसने चिल्लाकर कहा। उस लड़की को वापस लाओ। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें और कमेंट में पार्ट 2 लिखें।